ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਕਾ ਮੰਦ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2007 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। किस तरह का मैम तुहाडा हो इन्ने सालों का अनुभव रहा? मनप्रीत जी, मैंने जब वकालत शुरू की हाई कोर्ट में और सीधे मैं हाई कोर्ट में आई तो वहाँ गिनी चुनी लड़कियाँ होती थी एडवोकेट। ठीक है जी। तो मेजॉरिटी मेल्स होते थे, अगर थी तो वो थी कि जिनके फैमिली में ऑलरेडी लॉयर्स थे। तो हम गिने चुने में से बड़ा ही लगता था। सभी कहते थे, यहाँ तक भी सोचते थे कि विमेन अगर प्रोफेशन में आती हैं तो उनकी या तो शादियाँ नहीं होती कि वो प्रोफेशन ऐसा है, नॉर्मली लोग लाइक नहीं करते थे उस टाइम की बात है। हाँ जी। लेकिन ये भी एक चैलेंज था हमारे लिए और ख़ास तौर से मेरे, क्योंकि मैं ये चाहती थी जब मैंने लॉ की उसके बाद मैं एडवोकेट बनी तब मुझे लगता था कहीं बात आती थी कि जब मेल और फीमेल में कोई बात नहीं है, अंतर नहीं है, तो वाई द गर्ल्स कैन नॉट डू। तो ये एक चैलेंज था, एज ए लॉयर चैलेंज था। और चैलेंज मेरी लाइफ में एक के बाद दूसरे आते रहे एंड इजीली एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उस चैलेंज को मीट आउट किया। उसके लिए मेरी बड़ी लंबी कहानी है। अब जैसे आप पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगी। मैम मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि जज बनने से पहले भी मतलब जो ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ मैं जिंदगी ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ है? इसका ऐसा है, मैं जहाँ पैदा हुई वो गांव बहुत छोटा नहीं था, बड़ा हिस्टोरिकल विलेज है, बड़ा है और वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी होता था। ओके। लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं भेजी जाती थी। हायर सेकेंडरी स्कूल गांव में होते हुए भी लोग ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की को पढ़ाएंगे तो उनकी शादी का भी ज़्यादा दिक्कत आएंगी। लड़कियाँ पढ़ी नहीं है, खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा और लड़कियों को जल्दी शादी कर दें वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझते थे। मेरी फैमिली का कॉपरेशन था और मेरी अपनी, हालांकि मैं उस उम्र में ये नहीं कह सकती कि मुझे बहुत लगता था, लेकिन मुझे लगता था जब मैं बॉयज़ को देखती थी घर में से भी जाते हुए दूसरों को देखती थी तो मेरे मन में एक ही सवाल आता था कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। मेरे घर वालों ने, मेरे फादर जब मुझे एडमिशन के लिए वहाँ लेके गए तो पहले ही दिन जब टीचर ने पूछा कि पढ़ने के बाद बेटा क्या बनोगे, तो मुझे नहीं पता था, BA MA का भी नहीं पता था। तो मैंने अपने टीचर से कहा कि जितनी भी क्लासेस हैं मैंने सारी क्लासेस पूरी करनी है। अच्छा। ऐसा मेरी सोच थी। बिल्कुल, हाँ जी। और उस स्कूल में लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया मेरे एडमिशन के बाद। मैं अपने गांव में 8वीं क्लास तक पढ़ी। तो मुझे भी लगता था जब बॉयज़ खेलते थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो मुझे लगता था कि मैं खेल नहीं सकती क्योंकि मुझे कंपनी नहीं थी और लड़के और लड़कियों में इतना डिफरेंस और डिस्टेंस होता था
कि नॉर्मली ना टीचर अलाउ करते थे, ना हमारा मन में भी ऐसे नहीं लगता था कि बॉयज के साथ खेला जाए, पर एक जरूर आता था वाई वी कैन नॉट। बिल्कुल। तो घर वालों ने फिर मुझे ये सोचा, जब मुझे लगता था 8वीं तक रही, 8वीं में मैं पढ़ने में अपनी क्लास में अच्छी थी, मैं 8वीं में स्कॉलरशिप भी लिया, घर वालों को भी लगता था कि अच्छा है, प्रॉमिसिंग है आगे पढ़ाने के लिए। फिर मैं 9th क्लास में हॉस्टल में आई, और हमारे नज़दीक जब सब डिवीज़न पलवल होता था, पलवल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल होता था, तो 9th और 10th मैंने वहाँ से की। उसके बाद मुझे, क्योंकि तब भी एक था सोसाइटी में ऐसे था कि लड़कियों को बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, और गांव का माहौल ऐसा था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज एक होता था, IC गवर्नमेंट कॉलेज इन रोहतक। अच्छा जी। तो वहाँ लड़कियों का कॉलेज था, तो मुझे लड़कियों के कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मुझे अच्छा लगता था। मैं 9th 10th में भी पार्टिसिपेट किया, मेरा अपना ही रिकॉर्ड था। जेवलिन और शॉर्ट पुट मेरे गेम्स थे जिनका अपना रिकॉर्ड था। मैं जूनियर टीम में होती थी एज के हिसाब से, जो सीनियर टीम की थी अगर हम स्टेट लेवल पे भी, तो उस सीनियर की टीम से मेरा शॉर्ट पुट ज़्यादा था। तो कहने लगे उनको मैं हेल्दी थी, स्पोर्ट्स में भी रही थी, घर ठीक खाने पीने वाले नहीं बिल्कुल। तो उसमें से उन्होंने कहा कि चेक कराओ, इनका सर्टिफिकेट दिखाओ, शी कैन नॉट बी ऑफ जूनियर एज। ओके। तो उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट किया कि इतनी एज ग्रुप में ये सीनियर से रिकॉर्ड अपने आप में था, तो वो दैट वाज वेरीफाइड एंड माय डेट ऑफ बर्थ वाज फाउंड टू बी करेक्ट। उसके बाद कॉलेज में ऐसे हुआ, मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने देखा और लड़कियों से किस में सब्जेक्ट में क्या लेती हैं लड़की, मेरी कोई जाने पहचाने वहाँ कोई नहीं था। तो उस लड़की किसी ने कहा मैंने होम साइंस लेना है, मैंने ये लेना है, तो मेरी रिएक्शन ये थी मैं तो होम साइंस छोड़ के बाहर आई हूँ, तो मैंने होम साइंस तो घर में ही कर लेनी थी। तो मैंने सब्जेक्ट भी इसी तरह से लिए। मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, इंग्लिश कंपलसरी थी, और इकोनॉमिक्स था। तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, और एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी, स्पोर्ट्स में भी रही। स्पोर्ट्स में मेरा कॉलेज में डिस्टिंक्शन रहा। तो ये मेरे बड़े, वैसे मैं हॉबी के तौर पर करती थी, पर आई गॉट सो मेनी सर्टिफिकेट्स कॉलेज में भी। इसमें मेरे जेवलिन और शॉर्ट पुट के ज़्यादा थे। NCC में भी थी। मुझे ये लगता था कि मुझे इसमें भी पार्टिसिपेट कर, जैसे होता है ना एक्साइटमेंट होती है बच्चों के अंदर, तो मैं ये सोचती थी कि कैसे नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी और वहाँ हॉस्टल में मैं रहती थी, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया कि हॉस्टल वहीं था, लोग बीच में कॉम्प्लेक्स में ही। तो उन्होंने वार्डन के साथ उनमें कहा कि आपकी एक लड़की है, मैंने देखा वो स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी है, बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है। तो उन्होंने कहते उसको बुलाओ। तो मैं मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक जिम्मेदारी आपको सौंपनी है। बिल्कुल। तो उसमें कहते हैं कि 10 न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो रेलेवेंट हो एजुकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए, सो दैट द चिल्ड्रन सबको पता लगे। तो वो सारे कहे भी, सारे पीएन को बुला के कहा, हॉस्टल में मैं रहती थी, तो उन्होंने कहा जितने न्यूज़पेपर आते 7-8 आते थे उस टाइम, वो सारे न्यूज़पेपर इनके पास हॉस्टल में भिजवाना, और आपने 10 न्यूज़ पढ़नी, उनमें से जो इम्पोर्टेंट हो और स्कूल के लिए और बच्चों के लिए रेलिवेंट हो, तो आपने प्रेयर में सबसे पहले बताना है। अच्छा। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, और मुझे लगा कि उनमें से चुनना, और मुझे ऐसा लगा कि प्रिंसिपल ने अगर मुझे ड्यूटी है तो एक रिकॉग्निशन था। इससे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ी। 9th क्लास से ही मैं सारे अखबार एक बार देखती थी, मोटे मोटे तौर पे जितना रेलेवेंट था मैं पढ़ती थी, और फिर प्रेयर जब होती थी सुबह की, उसमें मैं पढ़ती थी। तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मुझे अलग मिल रहा है, तो मुझे कुछ अलग भी होना चाहिए। ऐसे ही कॉलेज में था, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, NCC में भी थी, और मतलब ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स विच भी सी, पढ़ाई विच, मतलब मेरा शौक होता था। मुझे ऐसे लगता था कि कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती कुछ चीजें, तो मैं सोचती थी कि जब लड़कियां नहीं कर सकती तो मैं करके दिखाऊंगी, कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल। और कॉलेज के बाद भी जब था, मैं यूनिवर्सिटी में भी गई, तो यूनिवर्सिटी का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, स्पोर्ट्स का भी। मैं MA इंग्लिश किया, तो वहाँ एक ओपन टूर्नामेंट जो होते थे फाइनल में, उसमें ओपन कंपटीशन में था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं स्पोर्ट्स में गूंगी तो मेरा कैरियर में असर पड़ेगा। तो मैं रेगुलर नहीं थी MA में उस बात के लिए कि स्पोर्ट्स में टाइम लगे, क्योंकि MA इंग्लिश में टाइम भी ज़्यादा चाहिए था। तो मैंने एक ओपन कंपटीशन होता था उसमें एंड में, तो आई पार्टिसिपेटेड इन दोज गेम्स विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी प्रैक्टिस।
जेवलिन और शॉर्ट पुट। उसमें मेरा डीपीएड की लड़कियां थी जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी, जिनका सिलेबस ही ये होता था। तो उसके कंपटीशन में आई एम हैविंग ए फोटोग्राफ ऑफ दैट। आई वाज द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड वाज ऑफ द फिजिकल डिपार्टमेंट। अच्छा। एंड एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग कि बिना प्रैक्टिस के जो लड़की इतना कर सकती है तो आगे पहुंच सकती है। तो ऐसे ऐसे मेरे मुझे चैलेंज हर स्टेज पे, एजुकेशन में भी, स्पोर्ट्स में भी वो चैलेंज ऐसे लगे कि व्हाई आई कैन नॉट डू। और वो मैं अपने से चैलेंज करती थी, मैं किसी से मुकाबला नहीं करती थी। ऐसे लगता था एक चैलेंज, सो दैट एक तो ये कारण था कि मुझे आगे पढ़ना है। दूसरा मुझे लगता है कि ये भ्रम जो लोगों के एक डाउट होता है कि लड़कियां नहीं कर सकती, उस एरिया में ऐसा था क्योंकि लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। नहीं मैम, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ कई जगह ਤੇ है कि लड़कियां ਨੂੰ ਘੱਟ समझਿਆ ਜਾਂਦਾ लड़कियां नालों। आज तो बहुत फर्क आ गया, पर उस टाइम में बहुत था। आज भी सोचते हैं। कई थोड़े से है ऐसे, मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनमें माना जाता है कि लड़के ज्यादा बेटर कर सकते हैं लड़कियों से। तो कई स्टेज में, जैसे आपने कहा उस टाइम में और ज्यादा था, आज भी है। मुझे कई चीजें ऐसी होती थी, जैसे मुझे लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स को ये दिखाऊं कि मैं और लड़कों से भी बेटर हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, मेरी फैमिली, तो मैंने उसमें से ट्रैक्टर चलाना सीखा। मुझे लगता था मैं देखी सी मेरे फोटो आपने देखी है, तो मुझे लगा ट्रैक्टर चला सकती हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने में फिर मैं स्कूटर चलाने की लगा मुझे। तो मुझे गाड़ी चलाने का, जब मैंने बाद में गाड़ी तो बाद में खरीदी मैंने, जब मैं प्रैक्टिस में आई, मुझे ये भी लगता था कि मैंने जब गाड़ी खरीदनी है, स्कूटर तो मेरे घर वालों ने ही दिया, लेकिन मैंने लगता था स्कूटर के बाद जब गाड़ी खरीदनी है तो अपनी इनकम से खरीदनी है। और वो मेरा सपना भी था और चैलेंज भी था। ऐसे चैलेंज मैंने टाइम टू टाइम एक्सेप्ट किए और उसने मुझे आगे बढ़ाने में काफ़ी ਹੈਲਪ ਕੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਯੂ ਫੌਟ ਫॉर द ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। हाँ, ये भी है। नहीं मैं बहुत है, मैं गिनाऊंगी। There are so many, मैं कहती हूँ when I was reading about you all, मतलब कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ you can do breaking the stereotypes। ਮੈਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰजिंग ਸੀ? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ? मनप्रीत जी, मुझे एक लगता है जब बात आई, ऐसा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी मैंने कि किसी को दिखाना है या आई कैन डू दैट। हाँ, मैं बार एसोसिएशन में और एडवोकेट्स के साथ कहीं बैठी हुई थी, जैसे हम केस से फ्री हो जाते हैं तो इकट्ठे चाय पी लेते हैं लॉयर्स। तो उस ग्रुप में सबने कहा कि भाई लेडी तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी वो रिजर्व होती थी। अच्छा। वो रिजर्व भी इन द सेंस कि ज्वाइंट सेक्रेटरी में कोई मेल एडवोकेट नहीं कंटेस्ट करता था, उसमें लड़कियां ही खड़ी होती थी। तो ये था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़कियां ठीक हैं। तो हमने कहा भी और पोस्ट पे तो कोई लोग ये कहते थे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा कोई लड़की नहीं लड़ सकती। तो ना आज तक कोई लड़की इलेक्शन लड़ी है ना बनी है ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा। तो मैंने कहा डोंट से, इससे चैलेंज कि वे लड़कियां नहीं बन सकती, बनी नहीं ये अलग चीज है, पर बन तो नहीं सकती, कहते नहीं बन सकती, क्योंकि पहले तो लड़कियां बनती नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा इस लीगल प्रोफेशन में आने के लिए इक्वलिटी की बात हम करते हैं, अगर लॉयर्स ही ऐसे कहेंगे कि नहीं बन सकती, नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हाँ जी। तो कहने लगे कि बहुत ऐसे एक बार सेक्रेटरी का इलेक्शन एक लेडी लड़ी थी और वो बहुत बुरी तरह से हारी थी। ओके। तो मेरे लिए चैलेंज हुआ कि इसका मतलब लड़की तो लड़ ही नहीं सकती, लड़ेगी तो हारेगी। तो देन इन दैट टाइम आई डिक्लेयर्ड कि इस टाइम मैं लड़ूंगी इलेक्शन एंड मैं प्रेसिडेंट का लड़ूंगी इलेक्शन। और सबको हैरानी हुई। इवन जब मैंने अपने घर में मैंने अपने हस्बैंड से भी बताया तो ही ऑल्सो सेड कि भी बहुत ये फुलिश डिसीजन था, दैट शुड नॉट हैव बीन, क्योंकि वहाँ मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है। और उस टाइम में बहुत थी, हाँ लेडीज थी उस टाइम में, जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन में 99 की बात है ये, उस टाइम लड़कियां आ गई थी। तो लोग ये कहते थे कि नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बन सकती है, लेडी बन ही नहीं सकती किसी भी हालत में। जब मैंने डिक्लेयर किया, पता नहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस था या वो मुझे चैलेंज लग रहा था, मैंने कहा मैं लड़ूंगी और जीतूंगी भी। वो हालांकि अब मुझे लगता है कि जिताना तो दूसरे के हाथ में होता है, फिर भी एक चैलेंज था।
एंड आई कंटेस्टेड एंड आई वन द इलेक्शन। और वो इलेक्शन का पहला ही रिकॉर्ड था एंड एट दैट टाइम, हाँ, और एट दैट टाइम आई वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। आई बिकेम एट द एज ऑफ 40। जस्टिस अशोक बान जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने, वो चीफ जस्टिस थे उस टाइम, अच्छा, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा, मुझे बधाई भी दी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने, अब तक मैं यंगेस्ट था प्रेसिडेंट, आई बिकेम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 44, तो आपने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैंने कहा जज साहब, हमारी लाइन का तो रिकॉर्ड ही नहीं था, तो आपका तो इंटैक्ट है, मेरा अपना रिकॉर्ड बना लेडीज वाला। तो आई बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 40 ओनली। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 13 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਈਅਰਸ ਯੂ ਵਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ what is the reason behind it, why people sometimes are not able to get justice? is it ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜੱਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? what is the reason as per your such a long vast experience in judiciary? देखो, वहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया इस सवाल का कि ये फर्स्ट टाइम जब मैं जज बनी, मैं 5 दिसंबर को बनी। ओके, 2007 में, और अप टू जनवरी 21 तक मैं रही, मोर देन 13 इयर्स। वाओ। तो वो एक्सपीरियंस एक ऐसा था, बनने के साथ भी था, और जब मैं एलिवेट हुई जज की पोस्ट पे, तो उसमें एक खबर छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें आया था कि हाई कोर्ट हैड टेकन, इट वाज वेरी लॉन्ग, इतने साल, 88 years to elevate a women lawyer to the bench. My God. तो इतना मुझे भी नहीं पता था कि लाहौर होता था हाई कोर्ट, फिर शिमला हाई कोर्ट होगा, फिर चंडीगढ़ आया। जस्टिस हाँ, दया चौधरी जी। कोइंसिडेंस मेरा कुछ अलग नहीं था, बट ये था कि मैं सोचती थी क्यों नहीं हो सकता। और मेरी कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे पेरेंट्स साइड से भी, और मैंने वकालत तो मैरिज के बाद ही स्टार्ट की। मेरी दोनों फैमिली में कोई भी लीगल बैकग्राउंड का नहीं था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर थी। लेकिन मुझे ये चैलेंज अपने आप से होता था कि वाई आई कैन नॉट। और जो 13 साल का एक्सपीरियंस था मेरा, जिसमें, और जिससे रिलेटिंग आप कहते हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं उस बीच में भी, और चैलेंज के साथ आपके लिए एक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और आपका काम करने का तरीका बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो एज ए लॉयर मैं आई कैन अंडरस्टैंड और कुड हैव अंडरस्टूड एट दैट टाइम ऑल्सो कि भी कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लॉयर्स की भी। किसी पार्टी की जो केस में आती है उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उन्हें जस्टिस मिले और टाइम पे मिले। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं सोसाइटी के लिए, टाइम पे जस्टिस मिलना और ठीक जस्टिस मिलना, जिसको जस्टिस तभी कहेंगे तब ठीक होगा। तो ये मुझे भी माइंड में रहता था कि मैं एग्जाम्पल, ये नहीं है कि मैं फर्स्ट जज बनी, रेलेवेंट सी नहीं थी इस बात की। ये नहीं था कि मैं लेडी हूँ तो इसलिए। जब मैं ये बात कहती हूँ कि आई एम नॉट लेस देन एनीबडी, अगर मेल और फीमेल में कोई बात नहीं है। और इतना भी रहा के बाद में एक बार में तो हमारी हाई कोर्ट में तो अब लेडीज का हर बार ही कुछ ना कोई नाम जाया जाता है, और उतनी बधाई मुझे मिलती है कि स्टार्टिंग आपसे हुई। लोग अब तक भी मुझे कहते हैं, और अच्छा कर रही हैं, ऐसी नहीं है लेडीज की कर नहीं सकती, सबको लगता है जिस प्रोफेशन में आप आए हो उसकी रिक्वायरमेंट सबको पता होता है। तो मुझे ऐसे लगता था किसी बात में कि लेडीज को क्यों ना किया जाए। बिल्कुल। मैं बड़ी ओपनली कहती हूँ, कई जगह बोलने में भी कहती हूँ कि लेडीज आर मच मोर डेडिकेटेड, यस ट्रू, मोर डिवोटेड। यस, मैं अपने की कहती हूँ, कई बार आदमी इतने घंटे काम जज को करने पड़ते हैं जो बाहर अंदाजा नहीं लगाता। लोग जब तारीख पे तारीख की बात करते हैं तो लोग तो सोचते हैं कि जजेस काम नहीं करते। जजेस जितने घंटे काम करते हैं, कोर्ट का टाइम तो होता ही है, 10 से लेके टाइम से पहले पहुंचते हैं, 10 बजे तो एवरीबॉडी इज इन द कोर्ट रूम, और जाने का कोई टाइम नहीं होता। ओके। 4 बजे तक कोर्ट होता है, 4 के बाद मेजॉरिटी ऑफ जजेस आर इन द चैम्बर्स। मुझे अपना भी है कि मैं जब होती थी तो कई बार मुझे 7 और 8 भी बजते थे, और मैं और भी देखती थी कई बार जब गाड़ी के पास आते थे तो और भी जजेस उस टाइम
जाते मिलते थे। और वो घर में भी हमारे जैसे आते हैं, अगले दिन के आर्ग्यूमेंट्स के भी केस आते हैं, एक पूरा बस्ता बांध के कई गठड़ी टाइप आते हैं हमारे, गाड़ी होती हैं जिसमें लेके और सबके घर पे छोड़ते हैं। वहाँ घर में भी मुझे लगता है हम कोई और काम नहीं करते थे, और भी अब भी नहीं करते, उसी काम को अब करते रहते हैं। सैटरडे संडे भी हार्डली हमारे पास अपना टाइम होता है, तो जस्टिस का नहीं होता। लिटिगेशन में, लिटिगेशन एक कारण सबसे है कि लिटिगेशन बढ़ी है। ओके। उससे लगता है कि जुडिशरी में फेथ है लोगों का। लिटिगेशन बढ़ेगी तो केस बढ़ेंगे, केस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से आप लगाओ, कई बार तो केस आपके पास एक जज के पास 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं। और हमारे पास जब टाइम होता है 10 से 1 बजे का, 1 से 2 बजे लंच टाइम होता है, फिर 2 से 4, 1:45 नॉर्मली सारे जजेस कोर्ट में होते हैं। और 4 बजे के बाद भी मेजोरिटी 5 और 6 और 7 बजे तक भी कोर्ट में होते हैं। तो जजेस के पार्ट में नहीं कह सकते। लिटिगेशन पॉजिटिव है होना कि लोग अवेयर हैं और लोगों को फेथ है जुडिशरी में कि केसेस हमारे होंगे। हाँ जी। लेकिन उसका कई फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स इन द सेंस कि जजेस की स्ट्रेंथ हमेशा कम रहती है। जितने नए आते हैं, प्रोसेस इतना लंबा है, जजेस जब आते हैं तो कुछ रिटायर हो चुके होते हैं, तो वो स्ट्रेंथ कभी भी किसी कोर्ट में नहीं पूरी होती। तो कारण उसके और भी फैक्टर्स हैं। ये नहीं है कि जजेस कम काम करते हैं इसलिए होती है, उसका ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर लोगों को इतना पता नहीं होता। नहीं, बिल्कुल मैम, कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ अदर साइड टू द पिक्चर। जब हम बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ की गहराई में किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें एग्जैक्ट फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पता लगता है, तब पता लगता है। मैम, अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम आप पंजाब रिड्रेसल कमीशन की चेयर पर तैनात हो, तो ये भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट आ जाती है, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द पीपल। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताओगे प्लीज? देखो, इसमें भी एंड दिस इज आल्सो हिस्ट्री दैट फर्स्ट वुमन, ये मेरी ये कोइंसिडेंस है। इसका मैं कोई क्रेडिट ना लेना चाहती हूँ ना है मेरे, कि यहाँ भी पहली बार मैं ही तीनों, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो एक खबर छपी, अगेन फर्स्ट इन ट्राई सिटी, कि इससे पहले लेडी भी प्रेसिडेंट पंजाब, हरियाणा और यूटी में लेडी नहीं बनी है। कोइंसिडेंस है, इसमें भी मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। पर मैं ये सोचती हूँ बीइंग प्रेसिडेंट, मैं यहाँ अगस्त 2021 में बनी। ओके। और आज के दिन पोजीशन ये है कि हमारी जितनी फाइलिंग है उससे डिस्पोजल हमारी ज़्यादा है। हमारे पास 2 साल से और कुछ और ऊपर महीने हो सकता है उससे ज़्यादा की, अनलेस कोई केस रिमांड होके आया हो या और कोई ऐसा कारण हो। हमारे पार्ट में नहीं है कि कोई केस इतने, हमारे 5 साल से या 4 साल के ऊपर के केस पेंडिंग। तो हमारा पिछले का भी, अभी पीछे कंज्यूमर डे पे फंक्शन हुआ था, सारे हमारे स्टेट कमीशंस थे कंट्री के। ओके। और वहाँ नेशनल कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी और मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। उन्होंने भी कहा था कि पंजाब में एक तो हमारा था कि 100% डिजिटल वर्क जो शुरू हुआ है पंजाब का, वो 3 ही स्टेट का था। ओके। कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब। तो हम पंजाब उसमें थे, पंजाब ने लीड किया है इस बीच में। ऐसा नहीं है, पंजाब वैसे ही पीछे कभी नहीं रहता। और दूसरी चीज़ जहाँ तक की है यहाँ की, हम बहुत, मेरे आने के बाद कुछ चीज़ें मैंने अलग की हैं। जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमने अपना ये झंडा फहराने का, कल्चरल प्रोग्राम का, मेरे यहाँ सारे फैमिलीज बच्चों को उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, नई चीज़ें। और मैंने देखा यहाँ भी, हालांकि मैं यहाँ से कई बार, टाइम हमारा 4:30 तक है, मैं अपने घर तक तो कई बार 5:30 और 6 के आसपास ही नॉर्मली पहुँचती हूँ। और घर वाले भी मुझे कई बार, माई हस्बैंड से समटाइम कि भाई आप हाई कोर्ट आपके बिना चल रहा है, हाई ये भी चलेगा। मैंने कि सारी दुनिया चलती है, पर मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि मुझे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल बनना ही नहीं होता, एग्जाम्पल काम से दिखना चाहिए। मैं पढ़ भी रही थी आपके बारे में, जब आप हाई कोर्ट में रहे थे तब भी आपने बहुत काम किया औरतों के लिए। लाइक एक बहुत ही, मतलब बड़ा सेंसिटिव इशू था वॉशरूम्स का, है ना, सेपरेट वॉशरूम्स। कितना ही काम आपने किया। इतना काम करने के बाद, इतना लंबा समय जुडिशरी में रहने के बाद, कोई रिग्रेट जिंदगी से? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगता है ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी जिससे मुझे काम करने को मिला। मैम, जाने से पहले कोई संदेश जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको आप लगाना चाहोगे?
मनप्रीत जी, आपने ये, क्योंकि विमेन डे की बात है, बिल्कुल, तो हाँ जी। विमेन डे होने के नाते मैं विमेन के लिए कहूंगी कि विमेन को कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि मेल फीमेल में कोई फर्क होता है। वाइल यू आर वर्किंग एज ए लॉयर, एज ए जज, देयर इज नो जेंडर। वाओ, अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में कमी है। विमेन को सोसाइटी में पहला टाइम होता था, आज के टाइम में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और उन अपॉर्चुनिटी में हमें ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन जैसे मैं अपने आप में सोचती हूँ, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैंने हर स्टेज पे ये सोचा, व्हाई आई कैन नॉट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मेरा तो एक सबके लिए एक मैसेज है, सब विमेन को ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, सो दैट पीपल कैन से कि विमेन किसी भी तरह से कभी भी नहीं रही, कभी भी कम नहीं होती। हमारी अपनी सोच है कि हमें सोचे कि विमेन को कोई, देखो, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, और चंडीगढ़ जैसे शहर में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। और मैम अब तो वैसे भी हम देख रहे हैं हर फील्ड में औरतें आगे आ रही हैं, नॉट एबल जुडिशरी हम देख रहे हैं, आईएएस भी है, पुलिस भी है, एयरफोर्स में भी है, सब जगह है। हाँ, सब जगह है। हाँ जी मैम, बहुत मन कर रहा है आपसे और भी बातें करें, बट समय कम है। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने अपने इतने कीमती समय से हमें समय दिया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सो ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।